नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले जो 2022 के आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, वो बहुत ही नज़दीक हो गए हैं। तो इन कम समय में हम लोग किस तरह तैयारी करें कि हमारी तैयारी सुदृढ़ हो पाए। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने 12th के जो पूरे चैप्टर हैं इस रसायन शास्त्र में, हमने हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आज हम लोग पहले चैप्टर में, जैसा कि हमने 12 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया इस यूनिट 1 में, तो आइए हम लोग आज इस यूनिट 1 में जो 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसमें से बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन जो है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जहाँ तक आपको दिया गया है उसमें दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके वर्गीकरण के बारे में। तो टोटल मिलाकर 4 टाइप के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है एकक कोष्ठिका के प्रकार। जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो एकक कोष्ठिका होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन जो आपका है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात करना। तो यौगिक का अनुसूत्र हम लोग अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि रिक्तिकाओं की सहायता से अनुसूत्र ज्ञात करना। जो यो ठोस होते हैं उसके अंदर जो रिक्तिकाएं दिया जाता है उसके माध्यम से हम लोग अनुसूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध। जो आपकी कणों की त्रिज्या होगी और यूनिट सेल जो होगी उसको भुजा के साथ जो क्या संबंध है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो साथियों यहाँ पर जो NU लगा हुआ है, NU लगाया हुआ NU, इस NU का मतलब होता है न्यूमेरिकल। तो हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से इसकी व्याख्या करेंगे। 8वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि एकक कोष्ठिका की संकुल क्षमता। एकक कोष्ठिका जो होते हैं उसकी संकुल क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और 9वां आपका क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना। तो क्रिस्टल की मात्रा से आप यूनिट सेल की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपका 10वां क्वेश्चन है वो है कि दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। आपको कुछ क्रिस्टल नीचे दिए, जैसे नीचे आपको कुछ क्रिस्टल दिए रहेंगे, उसको आपको उसमें कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और 11वां क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व। तत्व जो होंगे उसके घनीय क्रिस्टलों का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगा, वो हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर एक बार लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सीरीज में आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें हम लोग अंतर देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि इनके बारे में कि अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इसको समझिए कि जैसे अगर हम यहाँ से बनाते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, जैसे देखिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, यह है क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में एक के बाद एक कण एक व्यवस्थित रूप में, देखिए ऊपर से आप नीचे आइए और साइड बाएं से दाएं जाए, तो इसके कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में दिए गए, इसलिए इसको हम लोग दीर्घपरासी भी कहते हैं। इनके कण देखिए एक निश्चित व्यवस्था में सजाए गए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको दीर्घपरासी भी कहते हैं। उसी तरह इसमें देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में कहा कि गया कि अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इसको लघुपरासी कहते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर इसको बनाते हैं और देखिए इसमें जैसे इसको देखिए इस तरह से है,
देखिए इसके जो अवयवी कण है इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं दी गई है। इसमें देखिए कण, इसमें देखिए लघुपरासी का मतलब समझिए पहले। लघुपरासी का मतलब हुआ कि कुछ कण ऐसे होंगे जो कि निश्चित व्यवस्था में होंगे, लेकिन सभी कण निश्चित व्यवस्था में नहीं है। कुछ कण देखिए निश्चित व्यवस्था में, कुछ कण सटे हुए हैं, कुछ इधर से हैं, कुछ इधर से हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुपरासी अर्थात अनिश्चित व्यवस्था, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो 2 नंबर जो है क्रिस्टलीय ठोस में दिया गया, कह रहा है कि इसकी एक निश्चित आकृति, हमने ऊपर भी पढ़ा था, और इसमें कह रहा है कि इसकी कणों की जो होती है कण वो दीर्घपरासी व्यवस्था में होती है। अभी हमने ऊपर समझा है, और इसमें कह रहा है कि अनिश्चित आकृति है और ये लघुपरासी व्यवस्था दिखाती है। तो अनिश्चित आकृति कैसे हुई, लघुपरासी व्यवस्था कैसे हुई? लघुपरासी का मतलब हुआ कि इसके जो कण होंगे कुछ कुछ दूरी तक एक निश्चित अंतराल में रहेंगे, लेकिन हर समय वो एक निश्चित अंतराल में नहीं रह पाएंगे। कुछ दूरी तक वो निश्चित दिखाएंगे, लेकिन हर जगह वो एक निश्चित दूरी नहीं दिखाएंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघुपरासी। चौथा नंबर देखिएगा, क्रिस्टलिया में कह रहा है कि गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण। देखिए गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण का मतलब समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चीनी होगी, ठीक है, अगर हम कहें कि चीनी छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर हम कहें कि आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर वह कहें कि वह 300 डिग्री सेल्सियस जाने तक, 300 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलता है, 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, वो पिघलता है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि 300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने का मतलब हुआ कि वह वस्तु 300 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी पिघलना शुरू करेगा, ना कि 280, 260 इस पर पिघलना शुरू करेगा। इसका मतलब कि जब तक वह 300 डिग्री सी पर नहीं पहुंचेगा तब तक वह नहीं पिघलेगा। ऐसा बात नहीं है कि 250 डिग्री पर पिघलना शुरू हो गया, 290 पर पिघलना शुरू हो गया, 270 पर पिघलना शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब तक वह 300 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह नहीं पिघलेगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस में कि गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है। गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होने का मतलब हुआ कि आपके घर में घी तो आप लोग देखे हैं, घी को जब आप लोग गर्म करते हैं तो ऐसी बात तो नहीं होती है कि घी एक, अगर इसका रेंज रहेगा कि अगर इसका रहेगा कि ये 200 डिग्री सी पर पिघलेगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि 200 डिग्री सी पर पिघलेगा, ऐसा बात नहीं होता कि 200 पहुंचेगा तभी पिघलेगा। जब आप तवे पर या कोई कंटेनर में घी को आप गर्म करते हैं तो देखते हैं कि घी थोड़ा देर में गर्म होता है, मतलब गर्म करना शुरू किए, थोड़ी ही देर में गर्म होना शुरू हो गया, अर्थात पिघलना वो शुरू हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि एक ही बार में वो पिघल जाते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, पिघलना शुरू होते हैं। तो उसका एक जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसका एक रेंज होता है कि 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि गलनांक निश्चित नहीं और तीक्ष्ण भी नहीं होती है। देखिए अगला है आपका 5वां नंबर कि ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो शीतलन वक्र में है। शीतलन वक्र का मतलब समझिए, देखिए इधर हमने टेम्परेचर लिया इस ग्राफ में, और इधर हमने क्या लिया है, सॉरी इधर टाइम हमने लिया, इधर टेम्परेचर लिया। इसका मतलब हुआ कि ए से, ये जो पॉइंट ए है कि ए से बी तक आने में ये ठंडी हुई, और बी से सी तक जाने में इसका टेम्परेचर नहीं बदला, और सी से डी तक जाने में इसका फिर टेम्परेचर बदल गया। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग शीतलन वक्र क्या है, इसका असत है। लेकिन इसका शीतलन वक्र के सतत का मतलब हुआ एक निश्चित ग्राफ इसका देखिए घट रहा है। देखिए ऊपर से ग्राफ इस तरह नीचे आया, इसका मतलब ये शीतलन वक्र इसका सतत है, अर्थात ये घटते जा रहा है। और अगला जो आपका है यहाँ पर दिया गया 6 नंबर, विषमदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब हुआ, देखिए जैसे हमने उस वक्त बनाया था कि डायग्राम, कि अगर ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ये ठोस है तो एक निश्चित आकृति में होगी, ये तो हम लोग पहले जानते हैं। अगर इसके बीच में हमने कोई पार्टिकल रख दिया, कण रख दिया, तो अगर यहाँ से आपको कहा जाए कि इसका अपवर्तनांक चेक कीजिए, तो कहोगे अगर हम सीधा इधर से इधर जाएंगे, इस पार्टिकल से सीधे इधर जाएंगे तो कहोगे अपवर्तनांक कम जाएगा, इधर से आप इधर आओ अपवर्तनांक कम आ गया, क्योंकि इसके बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कण नहीं है। आप ऊपर से नीचे आओ अपवर्तनांक कम हो जाएगा, आप नीचे से ऊपर जाओ अपवर्तनांक कम हो गया, क्योंकि इसके बीच में कोई पार्टिकल नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपको तिरछा कहे जाने इधर से, बीच में देखिए कोई पार्टिकल आगे, बीच में आगे तिरछा कहे जाने इधर भी बीच में कोई पार्टिकल आगे आए या ना आए, तो इसका मतलब अपवर्तनांक किधर बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि सीधे जाने में, ऊपर जाने में, नीचे जाने में अपवर्तनांक घटता है, लेकिन जब इसके बीच में कोई पार्टिकल आ जाते हैं तो अपवर्तनांक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये इसका दिशा समान नहीं है, ये विषम दैशिक है। ठीक है, उसी तरह देखिए
इसमें कह रहा है कि समदैशिक प्रकृति है। समदैशिक प्रकृति का मतलब हुआ इसके जो कण होते हैं एक निश्चित अंतराल में नहीं रहते, ये जहाँ तहाँ रहते। इसका मतलब हुआ कि आप इसके बीच में अगर पार्टिकल भी रखते हो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, सीधे जाओ बाएं जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, बीच में कोई ना कोई पार्टिकल आते हैं। इसका दिशा सब जगह एक समान था, सब जगह वर्तनक इसका अब वर्तनक सब जगह इसका बढ़ ही रहा है। समझ रहे बात? देखिए आगे कह रहा है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कौन सी ठोस होंगे, सॉरी ये आगे 7 नंबर में कह रहा है काटने पर स्पष्ट मिला। जब आप इसको काटोगे बीचों बीच तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसमें कह रहा है कि ये वास्तविक होते हैं और ये आभासी होते हैं। ठीक है, इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है और इसकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है। अर्थात निश्चित होने का मतलब एक खास टेम्परेचर पर ये काम करेंगे और इसका जो टेम्परेचर होगा अक्रिस्टलीय ठोस का एक रेंज में जो होगा, जैसे 140 डिग्री से 150 डिग्री। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा इसका क्रिस्टलीय ठोस का, वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कॉपर, फेरस, एजी, जेडेनस, NaCl। और इसका एग्जांपल जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया गया था कि दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होंगे वो आयन के रूप में, इसका हम लोग डीपली अध्ययन करें। हम लोग अभी मोटे मोटे तौर पर इसको देख रहे हैं। तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे और इसमें जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा या स्थिर वैद्युत आकर्षण होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे NaCl, CO, N2SO4। दूसरा जो आपका है इसमें वो है आपका सहसंयोजक ठोस। इसी को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स। जैसे इसमें जो अभी कण होंगे इसमें परमाणु होंगे, जिसमें उस तरह उसमें आयन थे तो इसमें क्या हो जाएंगे परमाणु। इसके बीच जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध। और इसमें जो एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद आपका जो है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके जो अवयवी कण हैं अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। और इसके बीच जो आकर्षण बल होगा वो परिक्षेपण बल होगा। इसको हम लंदन फोर्स भी कह सकते हैं या वॉन्डर वाल्स फोर्स भी कह सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन हुआ, HCl हुआ, H2O हुआ। लेकिन एक बात साथियों याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए, ये HCl जो है सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए, H2O है सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि एक ठोस अवस्था में रहना चाहिए। और आगे जो आपका है वो है धात्विक ठोस। कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स। इसके जो अभी कण होंगे धन आयन व इलेक्ट्रॉन। नाम से स्पष्ट है कि धातु में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। तो धात्विक ठोस में धनायन होते हैं। क्या होते हैं? अभी कण धनायन व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके जो बॉन्ड होते हैं इसमें बनने वाले वो होते हैं धात्विक बंध, क्योंकि धात्विक ठोस है तो धात्विक बंध बनाएंगे अर्थात मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल है जैसे AU, AG, उसके बाद CU हुए, AG हुआ, AU हुआ, Fe हुआ, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। तो अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको लिख भी सकते हैं और अच्छी तरह से इसको धीरे से क्वालिटी को कम करके, स्पीड को कम करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।